हे गाइस, तो मैं लेके आ गई हूँ अपेक्स प्रेडेटर का एक और पार्ट। जो इस स्टोरी से नए जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस मांगा के सिर्फ 33 चैप्टर्स रिलीज हुए थे और उसके बाद मांगा ड्रॉप हो गई थी और इसका एक साल से कोई नया अपडेट नहीं आया है। बट क्योंकि हमें ये स्टोरी बहुत पसंद थी, इसलिए मैं स्टोरी चाइनीज नॉवल से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो प्लीज इमेजेस के लिए मत कहिएगा। और गाइस, चाइनीज से ट्रांसलेट करना सच में एक टेढ़ी खीर है और सच में मुझे डबल एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो प्लीज मेरे एफर्ट को प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ आपको लाइक और कमेंट करना है। तो आई होप आप अपने दी के लिए इतना जरूर करेंगे, है ना? चलो ओके, ज्यादा बोर नहीं करती, तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जू मोयू अपने ग्रैंडफादर की डेथ के बाद काफी परेशान और बिजी रह रहा था और किसी विसल ब्लोअर ने कंपनी के खिलाफ काफी अफवाहें भी फैला दी थी। तो पिछले कुछ दिन पहले जो फाइनेंशियल सर्कल में एक फोरम पोस्ट ने धमाका कर दिया था, उसकी वजह से स्टारशिप कॉर्पोरेशन के शेयर प्राइसेस एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होते जा रहे थे और जिन लोगों का पैसा अटका था उनके लिए एक ये थ्रिल राइड जैसा बन गया था। शेंदाई ने इनिशियली सोचा था कि वो इस डिबेट को क्लोजली फॉलो करेगा, लेकिन इतनी स्पेशलाइज्ड बातें थी कि सब समझना उसके लिए जरा मुश्किल हो गया। ऊपर से काम में बिजी होने की वजह से उसने डिसाइड किया कि छोड़ो, रहने ही दो, जो नहीं आता तो नहीं आता। थोड़े दिनों बाद लॉयर चेन ने उसके साथ सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली। दिन भर काम से उसे टाइम निकाल कर पेपर वर्क सेटल करना पड़ा, लेकिन फाइनली उसके शोल्डर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। इसी बीच चुंघाई के एक्विजिशन प्रोसेस ट्विस्ट और टर्न से भरे हुए थे। बाहर का पब्लिक ओपिनियन, अंदर की कंपनी पॉलिसीज और जू मोयू से मिलने वाली थोड़ी थोड़ी इन्फो देखकर शेंदाई को समझ आ गया कि ये डील जल्दी क्लोज करना इम्पॉसिबल है। उसके दिल में एक कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ वो चाहता था कि जू मोयू जीते, दूसरी तरफ उस एक्विजिशन के कंप्लीट होने का मतलब होता उनकी शादी खत्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कंसर्न्स थे, लेकिन चाइल्डहुड से कर्जे और फैमिली की जिम्मेदारी उठाते उठाते वो प्रेशर में जीना सीख चुका था। बस एक दिन करके चलना है, उसने अपने आप से कहा। रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑफिस में उसे एक कॉल आई, एक नंबर जिसे वो पहचानता तो था लेकिन कभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया था। उसकी एक्सेप्शनल मेमोरी उसे तुरंत बता गई कि ये यू जिंघाई यानी उसके डैड का कॉल था। दिल भारी करके उसने कॉल उठाया। दूसरे साइड से गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अभी मेरे ऑफिस आओ और अपने बाप को ले जाओ। शेंदाई 2 सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया, फिर उसका दिमाग फटने लगा। उसने पूछा, वो तुम्हारी कंपनी गया है? शेंदाई की जिंदगी में बस 2 ही मोमेंट्स ऐसे थे जब उसके दोनों फादर्स एक ही जगह खड़े थे। पहली बार जब शेनकिन पैसा मांगने आया था और दूसरी बार फिर से आज वहीं उसी जगह। पहली बार वो सिर्फ 7 साल का एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल हेल्पलेस, लेकिन आज वो बड़ा हो चुका था। उसने शेनकिन की तरफ घूरते हुए धीरे से कहा, चलो घर चलते हैं, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शेनकिन की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, क्या उससे तुम घर कहते हो? क्या मुझे जिंदगी भर लिविंग रूम के सोफे पे सोना पड़ेगा? अपना कमरा तक नहीं है मेरा। शेंदाई ने दांत ग्रिट करते हुए जवाब दिया, तुम यहाँ आकर कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन शेनकिन का गुस्सा फिर यू जिंघाई की तरफ घूम गया। वो यू जिंघाई से बोला, यू जिंघाई, मैंने तुम्हें एक बेहतरीन बेटा दिया है, हाईली एजुकेटेड, हैंडसम और अब तो स्टारशिप कॉर्पोरेशन के हायर के साथ रिलेशनशिप में है। क्या तुम्हें मुझे शुक्रिया के तौर पे? पर शेंदाई की स्टर्न आवाज ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद को और मुझे दोनों को एम्बैरेस कर रहे हो। शेनकिन कहते कहते और भी जहर घोलते हुए बोला, शर्म तो उसे आनी चाहिए। वो यू जिंघाई की तरफ उंगली दिखाते हुए बोल रहा था, अभी उसने कहा कि उसने तुम्हें पैसे दिए, तुमने उसके पैसों से घर लिया, तो तुम ले सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मैं तुम्हारा बर्डन ही तो हल्का करना चाहता हूँ, हमारी फैमिली को अच्छी जिंदगी दिलाना चाहता हूँ। शेंदाई का दिमाग हिल गया, लेकिन जवाब देना मुश्किल था। वो जानता था यू जिंघाई ने उसे पैसे दिए थे, भले ही उसने खुद से पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन ये सच था। फिर भी तो
शेनकिन को समझाते हुए वो बोला, मैं ऑलरेडी तुम्हारा ख्याल रख तो रहा हूँ। तुम्हारे सर पे छत है, और क्या चाहिए? आज के बाद मेरा रूम तुम्हारा। शेनकिन चीख कर बोला, छत? मैंने जिंदगी भर लग्जरी देखी ही नहीं, और अब कुछ खरीद लूं तो तुम्हें प्रॉब्लम। अरोमा डिफ्यूजर तक लेने पे तुम डांटते हो। तुमने कभी मेरी फीलिंग सोची? तुम मेरे साइड पे क्यों नहीं हो सकते? शेंदाई का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसका पूरा जिस्म ट्रेम्बल कर रहा था। साइड में खड़ा यू जिंगहाई भी रेत से पेल पड़ गया। उसके अल्फा फेरामोन्स हवा को चोक कर रहे थे। शेंदाई मौके की नजाकत को देखते हुए बोला, बस घर चलो अभी, या फिर कभी लौट कर मत आना। शेनकिन का ब्लफ यहीं कोलैप्स हो गया। उसके शोल्डर्स नीचे गिर गए। उसने अपने स्टर्बन बेटे को पहचान लिया। जो उसने कह दिया वो वैसा ही करेगा। थोड़ी देर हेसिटेट करने के बाद शेनकिन खड़ा हो गया। आंसू पोंछते हुए यू जिंगहाई को हेट भरी नजर से देख के बोला, जिस दिन अदाई और स्टारशिप कॉरपोरेशन का सक्सेसर शादी करेंगे ना, तुम रोते हुए भीख मांगते आओगे। बंद करो ये सब। शेंदाई ने उसे बड़े कोल्ड स्टेयर देते हुए कहा। उसने एक पल के लिए यू जिंगहाई से आंख मिलाई। उसकी गेज फुल ऑफ डिस्गस्ट और लोथिंग थी, और वो इंटेंसिटी देखकर यू जिंगहाई खुद भी एक पल के लिए स्टंड हो गया। घर लौटते वक्त शेनकिन ने 2-3 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन शेंदाई ने एक भी जवाब नहीं दिया। जब वो घर पहुंचे तब भी शेनकिन ने आंसू पोंछते हुए कंप्लेन करते हुए कहा, अपने बाप को ऐसी नजरों से मत देखा करो। मुझे बर्बाद उसने किया है, यू जिंगहाई ने। उसने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। कुछ देर चुप रहने के बाद शेंताई ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अभी न्यूज़ में एक केस था। एक इंसान सेलिब्रिटी के साथ रिलेशनशिप में था। ब्रेकअप के बाद उसने ब्रेकअप फी मांगी, और रिजल्ट, उस पर एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल का केस लग गया। मतलब सीधा जेल। बात सुनकर शेनकिन की आंखें ही फट गई। उसने शौक से शेंदाई की तरफ देखा। शेंदाई ने कामली ऐड किया, यू जिंगहाई पहले से ही कह चुका है, अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो वो पुरानी फीलिंग्स को भी इग्नोर कर देगा। अंदर से उसका डायलॉग एक झूठ था, बस एक डेटरेंट, लेकिन इफेक्टिव साबित हुआ। शेनकिन का एक्सप्रेशन बार बार बदलने लगा, गुस्सा, रिसेंटमेंट और फिर डर। शेंदाई ने कामली ऑर्डर किया, अभी घर मत जाओ, कहीं बाहर जाके बैठो। ऐसे मूड में ग्रैंडमा के सामने मत जाना, और जो भी हुआ उनसे कुछ भी मत कहना। अंदर ही अंदर शेंदाई के मन में लाखों रिब्यूक्स उबल रहे थे, पर उसने सब दबा लिए। उसके लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि शेनकिन कोई बेवकूफ़ी ना करे। शेनकिन ने धीरे हाँ में सर हिला दिया। तब शेंदाई ने फाइनल वार्निंग देते हुए कहा, तुम्हारा कभी यू जिंगहाई से कांटेक्ट मत करना, ना फ़ोन पे न सामने जाके। आज से तुम मेरे रूम में रहोगे, और वैसे भी मैं घर कम आता हूँ। जब आऊँगा मैं सोफे पे सो जाऊँगा, और अगर तुम्हें लगता है कि ये ज़िंदगी तुम्हें पसंद नहीं तो एक बार जेल के अंदर की लाइफ इमेजिन कर लो। शेनकिन के कंधे धीरे से गिर गए। उसकी आवाज़ वीक थी जब वो बोला, मुझे समझ आ गया। शेंदाई उसकी तरफ एक पल भी और नहीं देखना चाहता था। सीधे उसके पास से गुजरा और ऊपर चला गया ग्रैंडमा के लिए डिनर प्रिपेयर करने। जब तक वो जू रेसिडेंस वापस आया तब तक रात हो चुकी थी। अक्सर जू मोयू उससे पहले घर नहीं आता था, लेकिन आज जू मोयू डिनर टेबल पर मिडनाइट स्नैक ले रहा था। नॉर्मली उसका एक स्ट्रिक्ट डेली कैलोरी प्लान था, लेट नाइट हंगर के लिए बस एक छोटी सी बाइट, पर आज टेबल पर पूरा मील लगा था। शेंदाई ने अंदर ही अंदर सोचा, लगता है उसका रुत पास आ गया है। जू मोयू ने उसकी तरफ देखकर कैजुअली पूछा, क्या फिर से ओवर टाइम? भूख लगी है? आओ कुछ खा लो। शेंदाई ने सॉफ्टली स्माइल करके मना करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम इतनी रात को इतना कैसे खा रहे हो? जू मोयू ने चॉपस्टिक्स रख दिए और थोड़ा लीन होकर बोला, क्योंकि मुझे भूख लगी है। उसने शेंदाई को ध्यान से देखा, फिर हल्के से फ्रॉन करते हुए बोला, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। शेंदाई ने एक फोर्स स्माइल के साथ सर हिलाते हुए बोला, मैं पहले वॉशअप करके आता हूँ। जू मोयू ने बस धीरे से बोला, जाओ वॉशअप कर लो। शेंदाई शॉवर के बाद बेड पर लेट गया। उसका पूरा बॉडी फाइनली थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था।
क्विल से भी अभी थोड़ी सी इबॉनी वुड की फ्रेगनेंस आ रही थी। उस स्मेल ने धीरे धीरे उसके मन के स्टॉर्म को शांत करना शुरू कर दिया। पर जैसे ही गुस्सा शांत हुआ, एक बात उसके दिमाग में वापस उभर आई। शेनकिन को कैसे पता चला कि मैं और ज़ू मोयू साथ हैं? उसने तुरंत गैस लगाया, शायद कार की वजह से। हो सकता है नंबर प्लेट याद कर ली हो, या फिर किसी और तरीके से। लेकिन जो भी हो, अब वो दोनों एक्सपोज्ड हो चुके थे। और अगर शेनकिन जानता है तो मतलब रिस्क और भी बड़ा है। उसके लिए ये लाइफ ऑर्डिनरी और पुअर लगती है। और जब उसकी मनी की क्रेविंग अब पीक पे है, तो एक वेल्दी बॉयफ्रेंड डिस्कवर करने के बाद क्या वो और भी स्टूपिड मूव्स नहीं करेगा? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी ज़ू मोयू रूम में एंटर हुआ। उसने थोड़ा क्विल्ट खींच के शेंदाई का चेहरा रिवील किया। उसके ट्रबल्ड एक्सप्रेशन को देखकर जेंटली शेंदाई के चीक को स्ट्रोक करते हुए सॉफ्टली पूछा, क्या हुआ? शेंदाई ने एक छोटी सी स्माइल के साथ अपनी परेशानी मास्क कर ली और बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। एक रिक्वेस्ट है, ओवर टाइम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिल जाएगा क्या? ज़ू मोयू ने हल्की सी स्माइल के साथ रिप्लाई किया, क्यों ना पूरा लाभ ही तुम्हें दे दूं, फिर तुम्हें खुद ही डिसाइड कर लेना। शेंदाई हंसा, सोच रहा था कि ये बस एक जोक है, लेकिन जब उसने ज़ू मोयू का सीरियस फेस देखा तो एकदम स्पीचलेस हो गया। ज़ू मोयू ने उसे डायरेक्टली देखते हुए पूछा, क्या तुम अपना रिसर्च टॉपिक खुद लीड नहीं करना चाहते? शेंदाई एकदम उठकर बैठ गया। कुछ देर सोचा, फिर ऑनेस्टली बोला, चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। अभी तक मैंने ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दिखाया जो प्रूव करे कि मैं टीम को इंडिपेंडेंटली लीड कर सकता हूँ। पर मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, मुझे बस वक्त चाहिए। उसके डिटरमाइंड आईज देखकर ज़ू मोयू के होठों पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई थी। फिर वो बोला, जब तुम वहाँ पहुँचोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। शेंदाई ने धीरे से थैंक यू कहा और अंदर ही अंदर एक बड़ा सा साय ऑफ रिलीफ लिया। उसे अच्छी तरह पता था ज़ू मोयू बस उसे टेस्ट कर रहा था। ज़ू मोयू जैसे इंसान रैशनल होते हैं, कोल्ड हार्टेड डिसीजन मेकर्स। वो कभी भी एक पर्सनल रिलेशनशिप के लिए अपनी कंपनी के फ़ायदे को रिस्क पर नहीं डालेंगे। शेंदाई जानता था कि ज़ू मोयू के दिल में उसके लिए थोड़ी जगह ज़रूर है, या एटलीस्ट वो उस पर रिलाय करता है। लेकिन अगर उसने इस फेवर का फ़ायदा उठा के ज़्यादा डिमांड कर ली तो ज़ू मोयू तुरंत कॉन्शियस और डिस्टेंट हो जाएगा। शेंदाई टॉप अल्फाज को चेज करना नहीं जानता था, लेकिन ह्यूमन नेचर को ज़रूर समझता था। उसकी सिंपल विश ये थी कि ज़ू मोयू को हमेशा उसके पास से कंफर्ट और रीअश्योरेंस मिले। ये उसका प्यार दिखाने का तरीका था और शायद इसी से उसे भी प्यार वापस मिल जाए। ज़ू मोयू ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसकी बैक को जेंटली कैर्स करते हुए बोला, थक गए हो तो थोड़ा पहले सो जाओ। शेंदाई ने सॉफ्टली रिप्लाई किया, ओके। कुछ मिनट दोनों साइलेंस में पड़े रहे। शेंदाई अभी नींद के एज पे ही था कि तभी ज़ू मोयू ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं बहुत जल्दी रुत में जाने वाला हूँ। शेंदाई की आंखें तुरंत ही खुल गईं। ज़ू मोयू ने कामली अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर तुम मेरे रुत के टाइम हीट में चले गए तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ज़रूर अरेंज किया है। वो तुम्हें मेडिसिन देगा जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। जो इनहेबिटर्स तुम पहले यूज़ करते थे उन्हें अब मत लेना। थोड़ा रुक के शेंदाई ने हल्की सी वॉइस में कहा, ठीक है। अगली सुबह दोनों ने साथ ही ब्रेकफास्ट किया। जैसे ही निकलने वाले थे, ज़ू मोयू ने कैजुअली पूछा, तुम्हारी ग्रैंड मदर का मेडिकल चेकअप है ना आज? शेंदाई के चेहरे पर एक छोटी सी डिलाइट वाली चमक आ गई। हर बार जब ज़ू मोयू उसके पर्सनल मैटर्स में कंसर्न दिखाता, उसे लगता जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा और कम हो गया। उसने कहा, हाँ, क्या असिस्टेंट चेंग ने बताया था तुम्हें? ज़ू मोयू ने सीधे टोन में कहा, हाँ, उनके इंडिकेटर्स अब नॉर्मल होने चाहिए ना? शेंदाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यप, रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है, एपेटाइट भी अच्छी हो गई है। अभी रिसेंटली उनका वेट 5 किलो बढ़ गया है। ज़ू मोयू ने सेटिस्फैक्शन के साथ सर हिलाते हुए कहा, दैट्स ग्रेट टू हियर। चलो लेट हेड्स टू वर्क। 2 कदम आगे चल के शेंदाई अचानक उसके और करीब गया।
और टिप्टोस पर उठकर उसके चीक पर एक छोटा सा किस देते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। ग्रैंडमा को ऐसी अच्छी मेडिकल केयर तभी मिल पाई। थैंक यू। जू मोयू के लिप्स पर एक चार्मिंग स्माइल आ गई थी। उसकी आंखों के कोने अपवर्ड कर्व बनाते हुए और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसने सॉफ्टली उसके बालों में उंगलियां घुमाई और कहा, यू आर वेलकम। उसी दोपहर शनदाई की चेंग राउजे मतलब जू मोयू के असिस्टेंट के साथ एक कैंटोनीज रेस्टोरेंट में लंच अपॉइंटमेंट थी। लंच के बाद वो दोनों मिलकर ग्रैंडमा को लेकर हॉस्पिटल जाने वाले थे। एमवीपी ऑलरेडी अरेंज किया गया था। ये कार एक्चुअली चेंग राउजे ने ही मैनेज की थी, एक जिम्मेदारी जो जू मोयू ने उसे दी थी, लेकिन फिर भी शनदाई के दिल में उसके लिए ग्रैटिट्यूड था। लंच के टाइम चेंग राउजे बहुत बिजी था। 2 बार उसे फ़ोन लेने के लिए उठना पड़ा। जब तक वो वापस आया डिशेस ठंडी हो चुकी थी। आई एम सॉरी इंजीनियर शेन, उसने फोर्स स्माइल के साथ कहा। आजकल कंपनी में मैटर्स काफ़ी मेसी हैं, शायद तुम्हें भी पता होगा ना। शनदाई ने तुरंत सॉफ्टली कहा, फिर आप ऐसा करो, मैं और ग्रैंडमा टैक्सी ले लेंगे, आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। लेकिन चेंग राउजे ने तुरंत मना कर दिया। बोला, नो वे, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। उसने अपनी वॉच चेक की और बोला, चलो अब और टाइम वेस्ट ना करके खाना फिनिश करते हैं। शनदाई सिर्फ मुस्कुराया और हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, ऑल राइट देन। लंच के दौरान शनदाई को एक और चीज़ पता चली। चेंग राउजे के फादर पहले जू चेन मतलब जू मोयू के फादर के लॉयल सब ऑर्डिनेट्स में से एक थे, और जब से उसने एडल्टहुड में स्टारशिप ज्वाइन किया तब से वो जू फैमिली का एक ट्रस्टेड इनसाइडर बन गया। अभी वो जू मोयू का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था, मतलब उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था। चेंग राउजे का नेचर टिपिकल ए क्लास अल्फा जैसा नहीं था। ना ही उसमें वो एरोगेंट सुपियोरिटी थी, बल्कि उसमें एक इजी गोइंग और चार्मिंग पर्सनालिटी थी जो उसे और अप्रोचेबल बनाती थी। बातें चलते चलते कंपनी के ट्रेंड्स और इंटरनल डेवलपमेंट्स पे आ गई, बड़ी बातों से लेकर छोटी गॉसिप तक, और बीच बीच में जू मोयू की भी। सिर्फ उसका टोन से क्लियर था कि चेंग राउजे अपने बॉस को बहुत डीपली रिस्पेक्ट करता है। और सबसे स्मार्ट बात, उसे पता था कि जो भी उसने प्रेज की वो इनडायरेक्टली जू मोयू तक ज़रूर पहुंच जाएगी, मतलब प्रोफेशनल विजडम प्लस लाइफ विजडम दोनों एक साथ। शनदाई को सुन के खुशी हो रही थी। उसे जू मोयू के प्रोफेशनल साइड के बारे में और जानने का मौका मिल रहा था जो उसने खुद कभी डायरेक्टली नहीं देखी थी, जैसे कि कॉलेज के दिनों का जू मोयू और आज के कॉरपोरेट लीडर में क्या फ़र्क है, कि वो इनएक्सपीरियंस डिसीजन मेकर से कैसे इवॉल्व हुआ, किस तरह उसने सीनियर्स और एग्जीक्यूटिव के प्रेशर को हैंडल किया, और उसके कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट्स के पीछे की कहानियाँ। बातें इंटरेस्टिंग चल रही थी। तभी चेंग राउजे थोड़ा कॉन्शियस हो गया। उसने धीरे से कहा, कंपनी में अभी ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है और प्रेसिडेंट जू का रुत भी अब किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है। मेडिसिन लेकर वो सिर्फ 2 या 3 दिन शॉर्टन कर पाते हैं। मुझे डर है कि जू चेंगचेंग इस पीरियड का एडवांटेज उठाएगा। शनदाई तुरंत फ्रॉन करते हुए बोला, लेकिन रुन इनहिबिटिंग मेडिसिन तो काफ़ी हार्मफुल होते हैं ना बॉडी के लिए। एक्चुअली अल्फाज का रुत सिर्फ साल में एक बार आता है और इसका इम्पैक्ट ओमेगा की हीट से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस इतना सीवियर होता है कि आइडियली उन्हें अपने मार्क्ड ओमेगा के साथ ही उस टाइम को गुजारना चाहिए। अगर मार्क्ड ओमेगाज ना हो तो अल्फाज यूजुअली अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं मेडिकेशन के सपोर्ट के साथ। लेकिन अगर रुत को सप्रेस करने की कोशिश की जाए हार्मोन बेस्ड ड्रग से तो वो कभी कभी गारंटीड नहीं होता और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन हमेशा लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। कंपनी का हाल क्लियरली ऑप्टिमिस्टिक नहीं था और सबको पता था कि जू मोयू एक पूरे हफ्ते के लिए डिसअपीयर नहीं हो सकता। चेंग राउजे ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। हम सब प्रेसिडेंट जू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम जब बात करोगे ना तो तुम्हारी बात हमसे ज़्यादा सुनेंगे। शनदाई को मालूम था चांसेस बहुत कम है कि जू मोयू सच में उसकी बात मान ले, लेकिन फिर भी ट्राई करना ज़रूरी था। उसने दोबारा कंफर्म किया, उन्होंने मुझे कहा था कि वो अपने सेफ हाउस में जाएंगे रुत के दौरान। चेंग राउजे ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, टॉप अल्फाज का रुत कोई छोटी बात नहीं होती। उसके लिए तो
एयर डिफेंस लेवल आइसोलेशन मेजर्स चाहिए होते हैं। सेंडाई थोड़ा टेंस होते हुए बोला, लेकिन वो सिक्योर तो है ना? शेंदाई ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि रुत के वक्त अल्फाज एक साथ डेंजरस और वनरेबल बन जाते हैं। डेंजरस इसलिए क्योंकि उनका एग्रेसिवनेस पीक पे होता है। हार्मोन्स और प्राइमल इंस्टिंक्ट की वजह से वो अपने एनिमल एंसेस्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। रैशनल थिंकिंग वीक हो जाती है और कोई भी स्ट्रेंजर्स जो उनके टेरिटरी में घुसने की कोशिश करे उसे वॉयलेंट एक्सप्लोशन का रिस्क होता है। वनरेबल इसलिए क्योंकि उस वक्त उनकी इंटेलिजेंस और इंसाइट ऑलमोस्ट कोलैप हो जाती है। अगर कोई उनके टेरिटरी में एंटर ले लेता है तो उन्हें डिसीव या एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान हो जाता है। नॉर्मल अल्फाज जिनकी फैमिलीज होती हैं अपना रुत घर पर गुजारते हैं। बस एक लॉक्ड रूम, सेडेक्टिव्स और कामिंग मेजर्स काफ़ी होते हैं। लेकिन टॉप अल्फाज के लिए ये बिल्कुल डिफरेंट है। उनका रुत 7 दिन तक स्ट्रेच कर सकता है और इस पीरियड में वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड बायोलॉजिकल वेपन्स बन जाते हैं, अपने ही सराउंडिंग्स के लिए थ्रेट। सिर्फ स्ट्रेंजर्स नहीं बल्कि क्लोज लोगों को भी एक्सट्रीम कॉशन रखना पड़ता है। इसी वजह से ही नॉर्मली पावरफुल टॉप अल्फाज के पास हमेशा उनके लिए एक एक्सक्लूसिव और सेफ सीक्रेट हाउसेस होते हैं जहां वो कंप्लीट आइसोलेशन में अपना रुत सेफली निकालते हैं। चेंग राउजर बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। उसने शेंदाई को कैजुअली कहा, डोंट वरी, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन शेंदाई के मन में एक नैगिंग सा अनईज उठ रहा था। उसे याद आया कि जू चेंगचेंग का वो स्मग एक्सप्रेशन, जैसे जीत उसके हाथ में ऑलरेडी हो। शेंदाई सोचने लगा, एक टॉल पल्फा होने के बावजूद क्या जू चेंगचेंग को सेफ हाउस के सिक्योरिटी मेजर्स का नॉलेज नहीं होगा? फिर भी वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहा था? क्या वो उसके लोकेशन के बारे में जानता है? और अगले ही मोमेंट उसने खुद को समझाया, नहीं, अगर सच में जू चेंगचेंग को सेफ हाउस का लोकेशन पता होता तो उसे मुझसे कॉर्पोरेशन मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब जू मोयू अपने रुत के बीच में होता उस वक्त तो उसके पास और भी ज़्यादा तरीके होते चीज़ें चुराने के। इसीलिए चांसेस ज़्यादा हैं कि जू चेंगचेंग बस ब्लफ कर रहा है, शायद माँ को एक बेट की तरह यूज़ कर रहा है। और अगर कभी वो टेम्पटेशन में आके उसे हाँ कर देता तो धीरे धीरे जू मोयू से ही उसका ट्रस्ट टूटता रहता। ये सोच के शेंदाई के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। उसने तुरंत डिसाइड किया उसे जू मोयू पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना होगा और जू चेंगचेंग के छोटे मोटे ट्रैप से खुद को बचा के रखना होगा। लंच के बाद दोनों ने एक साथ कार ली और सीधा हॉस्पिटल गए ताकि उसकी ग्रैंड मदर और शेनकिन को पिक कर सकें। एक्चुअली क्योंकि पिछले कुछ अपॉइंटमेंट्स में भी वो सेम कंपनी कार यूज़ कर रहे थे तो इसीलिए शेनकिन पहले थोड़ा कंफ्यूज रहता था। उसके दिमाग में डाउट आता था कि कौन सा दोस्त है जो इतना डेडिकेटेड है। उसे लगता था कि शायद चेंग राउजे भी शेंदाई का सूटर हो। लेकिन अब जब उसने पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट किया और समझा कि ये सब अरेंजमेंट जू मोयू का है तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया। अब वो चेंग राउजे के साथ कॉर्डियल हो गया था। कार राइड भर नॉन स्टॉप बातें करता रहा, खुद से टॉपिक्स उठाता रहा कि बस कन्वर्सेशन चलती रहे। चेंग राउजे जानता था कि शेनकिन कितना स्क्यूर्ड है, इसलिए उसने बस सॉफ्टली स्माइल करके हर बात को लाइटली मजाक में उड़ा दिया। चेकअप खत्म होने के बाद उसने शेंदाई की ग्रैंड मदर और शेनकिन को घर छोड़ दिया और तभी चेंग राउजे ने शेंदाई की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, वैसे प्रेसिडेंट जू ने आज मुझे एक और टास्क दिया है। शेंदाई थोड़ा क्यूरियस हो गया। उसने पूछा, कैसा टास्क? चेंग राउजे ने हाथ उठाकर 3rd फ्लोर की तरफ इशारा किया, वहीं जहां शेंदाई का अपार्टमेंट था, और कामली बोला, वो जो अपार्टमेंट का लोन था ना, प्रेसिडेंट जू ने ऑलरेडी पे ऑफ कर दिया है। शेंदाई तुरंत रुक गया। उसकी आंखें शॉक में वाइड हो गईं। चेंग राउजे ने मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कंटिन्यू किया, बैंक एक्स हमारे कॉर्पोरेटिव बैंक है, सारी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली हैं। तुम्हारे पास आईडी है ना, बस साइन करना है और सब सेटल हो जाएगा। शेंदाई धीरे से अपने होश में आया, मोबाइल फ़ोन को टाइटली पकड़ लिया। दिल में एक ही विश थी कि अभी के अभी जू मोयू को कॉल करे, क्योंकि अब जू मोयू के एहसान उसके ऊपर पाइल होते जा रहे थे। 4 साल पहले जब उसने उसकी ज़िंदगी बचाई थी, तब से लेकर अब तक जू मोयू उसकी लाइफ में एक रे ऑफ लाइट बन गया था। हर बार उसका रास्ता रोशन करता रहा और अब उसका दिल पूरी तरह से मूव हो गया था। लेकिन एक सवाल उसके अंदर घूम रहा था,
क्या वो ये सब एहसान बिना गिल्ट के एक्सेप्ट कर पाएगा? ऑलरेडी उसकी दादी की मेडिकल ट्रीटमेंट का इतना बड़ा फेवर उसके सर पे था। चेंग राउजे ने विंक करके उसे टीज करते हुए कहा, प्रेसिडेंट जू तुम्हें कितना अच्छा ट्रीट करते हैं। शेनदाई ने पोलाइटली जवाब दिया, असिस्टेंट चेंग, थैंक यू, तुमने मुझे बहुत हेल्प की है, लेकिन मुझे ये मैटर प्रेसिडेंट जू से डिस्कस करना होगा। चेंग राउजे हंस पड़ा और कैजुअली बोला, डिस्कस क्या करना है? पैसा तो ऑलरेडी पे हो चुका है, बैंक रिफंड नहीं करेगा। और वैसे भी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। प्रेसिडेंट जू का फर्ज है तुम्हें अच्छा ट्रीट करना, तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए इतना। शेनदाई का दिल एक अजीब सी ब्लेसिंग से भर गया। चाहे अभी वो ओपन तौर पे जू मोयू को अपना अल्फा कंसिडर करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उस इंसान की काइंडनेस अनडिनाइबल थी। और एक डेयरिंग थॉट उसके दिमाग में आया, शायद, बस शायद जू मोयू उसे पसंद करता है, क्योंकि प्यार का मतलब ही क्या होता है? किसी के साथ जेंटल होना, उनकी केयर करना, उन्हें अपनी जिंदगी में छोड़ना, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना। और जू मोयू ने ये सब ऑलरेडी किया था। उसे अपने बेडरूम में जगह देना, उसकी दादी का इलाज करवाना, उसका मॉर्गेज पे कर देना। बैंक के सारे काम निपटा कर शेनदाई के दिल में बस एक ही ख्याल था, जू मोयू को अभी इसी वक्त देख लूं। पर वो जानता था कि इस वक्त जू मोयू घर पर नहीं होगा। उसने फ़ोन जोर से पकड़ा, आधा मिनट हेसिटेट किया, फिर वी चैट पर मैसेज भेज दिया, क्या तुम बिजी हो? मेरी तरफ से सारे काम खत्म हो गए हैं। मैसेज भेजते ही हल्का सा रिग्रेट भी किया कि कहीं काम के बीच में उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा था। घर के पास पहुंचने ही वाले थे कि शेनदाई ने चांस लिया, असिस्टेंट चेंग, बाय एनी चांस प्रेसिडेंट जू कहाँ होंगे? ऑफिस में? चेंग राउजे ने डायरी खोली, घड़ी देखी और कामली कहा, इस टाइम पर ह्यूजे बिल्डिंग में क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही होगी। शेनदाई ने तुरंत अगला सवाल पूछा, डिनर अपॉइंटमेंट है क्या? चेंग राउजे ने सर हिला के बोला, नहीं, रिसेंटली मैं डिनर मीटिंग्स अवॉइड करता हूँ। रुच से पहले अल्फाज की एपेटाइट काफ़ी बढ़ जाती है, टेबल पर बातचीत करना मुश्किल होता है। थैंक्स, शेनदाई ने कहा, तो जू मोयू आज जल्दी लौट आएगा। बेस्ट होगा अगर मैं घर पर ही वेट कर लूँ। चेंग राउजे ने उसे जू रेसिडेंस ड्रॉप किया, दोनों ने गुड बाय कहा। शेनदाई उतर गया और तभी कंपनी कार ने तुरंत यू टर्न दिया और वापस आ गई। शेनदाई को लगा शायद कुछ चीज़ रह गई होगी। विंडो नीचे हुई और चेंग राउजे ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी प्रेसिडेंट जू का कॉल आया, उन्होंने कहा तुम्हें उनके पास ले चलूं। शेनदाई की आंखें चमक उठी। उसने अपना एक्साइटमेंट छुपाया, हल्का सा सर झुकाया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी पर आते ही उसने फ़ोन चेक किया। जू मोयू का रिप्लाई अभी तक नहीं आया था, पर उसे यकीन था कि शायद मैसेज उसने देख लिया होगा। बस इतनी ही सोच पर ही उसके होठों पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। एक ही छत के नीचे रहते हैं, शाम को वैसे भी मिलना था, पर कुछ घंटे पहले मिलने की खुशी अलग ही होती है। कार हाउजे बिल्डिंग पहुंची। दोनों ने अंदर लॉबी में लगभग आधा घंटा वेट किया, फिर रिवॉल्विंग डोर घुमा। जू मोयू अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स के साथ बाहर निकला। शेनदाई ने ध्यान दिया कि ओल्ड वू मतलब जू मोयू का ड्राइवर क्यों नहीं दिखा, पर अगले ही पल जू मोयू सीधा उनकी कार की तरफ बढ़ा और अंदर बैठ गया। शेनदाई का चेहरा रोशन हो गया। उसे सॉफ्टली पूछा, ऑल फिनिश्ड? जैसे ही जू मोयू कार के अंदर बैठा, उसने अपनी टाई का नॉट लूजन कर दिया। वो सिल्क का एसेसरी जो पूरा दिन उसका गला टाइट बंद कर रखा था। फिर उसने कामली कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ। शेनदाई ने तुरंत पूछा, कहाँ? जू मोयू के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आई। बोला, अभी के लिए एक सीक्रेट है। चेंग राउजे ने रिस्पेक्टफुली इन्फॉर्म करते हुए कहा, प्रेसिडेंट जू, हम निकलते हैं। जू मोयू ने लाइटली हेड नॉड करते हुए कहा, ठीक है, आज के लिए तुम दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया। चेंग राउजे बोला, नॉट एट ऑल प्रेसिडेंट जू, सी यू टुमारो। जैसे ही असिस्टेंट और ड्राइवर नीचे उतर गए, शेनदाई ने जू मोयू की तरफ कंफ्यूजन भरी नज़र से देखा। जू मोयू ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया, हम कार चेंज करेंगे, बस ओल्ड वू का वेट कर रहे हैं। इसी साइलेंस के बीच शेनदाई ने जू मोयू का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में डायरेक्टली देखते हुए सॉफ्टली कहा, अपार्टमेंट के बारे में मैं तुम्हारा सच में थैंकफुल हूँ, लेकिन एक बात करनी थी। जू मोयू ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा, क्वाइटली लिसनिंग।
शैनदाई ने दिल से बोला, सच बोलूं तो मुझे ऐसे एक्स्ट्रावैगेंट गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं उन्हें चाहता हूँ। मुझे लगता है ये मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल बर्डन बन जाते हैं। तुम्हें लग सकता है कि मैं थोड़ा हिपोक्राइट हूँ क्योंकि मैंने तुमसे शादी यूथ जिंगाई के पैसे की वजह से की थी, लेकिन उस वक्त मैं अपने ऑप्शंस वे कर रहा था। मेरी डिग्निटी से ज़्यादा मेरी ग्रैंडमा की हेल्थ और उनकी उम्र इम्पॉर्टेंट थी। अब मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपना मॉर्गेज भी खुद पे कर सकता हूँ और अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे अच्छा ट्रीट करना चाहते हो, मुझे अच्छा फील कराना चाहते हो और मैं इसके लिए ग्रेटफुल भी हूँ, लेकिन तुम्हें अब तक मुझे जितना हेल्प किया है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। उसने दोनों हाथों से जू मोयू का हाथ स्ट्रोक किया और सॉफ्टली ऐड किया, करियर अपॉर्चुनिटीज जो तुमने मेंशन की थी वो मैं डेफिनेटली चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपनी एबिलिटी से अर्न करना चाहता हूँ। वो फ्यूचर में मेरी मेहनत से बिल्ड करूँगा और जब तुम मुझे वो पोजीशन दोगे तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी एबिलिटीज़ की वजह से हो। जू मोयू ने उसकी आंखों में डीपली देखा। हर एक एक्सचेंज ऑफ गेज में उसे बस एक ही चीज़ नजर आई, ओपननेस और सिंसियरिटी। जू मोयू की लाइफ में जितने भी ओमेगाज उसने देखे थे उन्हें दो क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता था। पहली कैटेगरी, जो लोग ओपनली प्रॉफिट के लिए ही आते थे, हर इंटरैक्शन में बस मैक्सिमम फ़ायदा निकालने की कोशिश करते थे। दूसरी कैटेगरी, जो अपने आप को रिलेशनशिप ओवर मनी टाइप्स दिखाते थे, लेकिन चाहे वो मॉरल सुपीरियरिटी दिखाना चाहते हो या लॉन्ग गेम खेलना, जू मोयू के लिए वो सब एक ही बात थी। उसके लिए सिर्फ वही ओमेगाज वैल्यूबल थे जो सेल्फ अवेयर हो। ये सस्ते माइंड गेम उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन शैनदाई एक प्योर एक्सेप्शन था, हर सेंस में, हर एंगल से। वो पहला इंसान था जिसके साथ बेड शेयर करके जू मोयू को रियल एडमायरेशन फील हुई थी। एक ऐसी एडमायरेशन जो उसके जेंडर पे बेस नहीं थी, बल्कि उसके सोशल कम्पिटिवनेस, उसकी इंटेलिजेंस, दोनों इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, और टेम्परामेंट और सोसाइटी में उसके कंडक्ट पर थी। जू मोयू ने जितना ऑब्जर्व किया उतना ही क्लियर होता गया कि शैनदाई एक ऐसा इंसान है जो लंबे टाइम तक उसके पास रहने लायक है। तभी जू मोयू ने उसका हाथ स्क्वीज किया और उसकी आंखों में एक जेंटल स्माइल के साथ बोला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मुझे तुम्हारी एबिलिटीज़ पे भी विश्वास है, साथ ही तुम मेरी काइंडनेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें पूछ कर ही करूँगा। शैनदाई ने अंदर ही अंदर एक डीप साई ऑफ रिलीफ लिया। उसने पूरे दिन सोचा था कि कैसे अपनी बात रखे बिना जू मोयू को हर्ट किए। वो जानता था जू मोयू के लिए ये पैसा एक छोटी सी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना इक्वली इम्पॉर्टेंट था। एक टॉप अल्फा से प्यार करना वैसे ही इम्बैलेंस था और उस बैलेंस को मेंटेन करना एक माइंडसेट का टेस्ट था। और इसी माइंडसेट के साथ उसने जू मोयू को एक सॉफ्ट किस दिया। उसकी आंखों में एक प्यारी सी स्माइल थी जिसमें अनस्पोकन अफेक्शन क्लियरली चमक रहा था। इन रिटर्न जू मोयू ने उसके चीक पर एक किस दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तभी ओल्ड वू आ गया। जू मोयू ने कामली ऑर्डर किया, स्कूल। आधे घंटे बाद कार फाइनली रुकती है। डेस्टिनेशन था नंबर 1 प्राइमरी स्कूल। ये स्कूल सिर्फ सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर था। पुराना कैंपस थोड़ा ओल्ड फैशन फील कराता था, लेकिन एडमिशन लेना यहाँ टॉप 3 नेशन वाइड में रैंक कराता था। यहाँ के बच्चे या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस लेके आते थे या फिर उनकी फैमिलीज के पास इतना पैसा और स्टेटस होता था कि दूर तक गार्ड खड़े मिल जाते। शैनदाई ने क्यूरियस होकर पूछा, ये वही जगह है जहाँ तुम स्कूल जाते थे? जू मोयू ने सिंपल सा रिप्लाई दिया, हाँ। उसने कार का डोर खोला और बोला, यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है, चलो निकलते हैं। दोनों कार से उतरे। शैनदाई के अंदर अब क्यूरोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सॉफ्टली मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे अपना अल्मा मीटर दिखाने लाए हो क्या? शाम का वक्त था। स्कूल लॉन्ग बैक डिसमिस हो चुका था। सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स रोड के किनारे दिख रहे थे। उनके यंग फेसेस को देखकर शैनदाई के दिमाग में बस एक ही तस्वीर आई, जू मोयू इसी यूनिफॉर्म में, एक छोटा सा लड़का, यूथफुल, वाइब्रेंट, इनोसेंट। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। कितना अच्छा लगता अगर वो उस वक्त का सीन देख पाता। शायद उस वक्त जू मोयू थोड़ा अडोरेबल लगता होगा या फिर थोड़ा कॉकी।
बस सोचने भर से उसका दिल खुश हो गया। लेकिन जू मोयू ने उसके सपने तोड़ते हुए कहा, नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते। उसने सामने की रोड की तरफ पॉइंट किया और बोला, बस कुछ दिनों से मुझे उस शॉप के बीफ नूडल्स खाने की क्रेविंग हो रही है। शंदाई ने उस लाइन ऑफ साइट को फॉलो किया। अपोजिट साइड पर एक पुरानी सी शॉप थी, एकदम सिंपल, क्लियरली स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई। बड़े बड़े प्राइस पोस्टर्स विंडो के पीछे चिपके थे और क्लासिक बीफ नूडल्स सिर्फ 15 युआन का एक बाउल। शंदाई लिटरली स्टन हो गया। उसका दिमाग इंस्टेंटली कॉन्ट्रास्ट बनाने लगा। अभी तक वो जू मोयू के ब्रेकफास्ट में वाइट ट्रफल्स देख चुका था, जो 2000 युआन पर ग्राम के होते हैं। उसके किचन का स्टोव तो 1,00,000 युआन का था, और अब एक स्टूडेंट स्टाइल नूडल शॉप। उसके मन में तुरंत कंफ्यूजन आ गया। क्या हम गलत जगह आ गए हैं? जब वो दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे तो जू मोयू ने एकदम नेचुरली शंदाई का हाथ पकड़ लिया। शंदाई की नज़र सिर्फ उसके पीछे के साइड प्रोफाइल पर थी और उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। उस मोमेंट में उसे जेन्युइनली फील हो रहा था कि जू मोयू के प्रेजेंस से एक वार्मथ निकल रही है, एक रियल ह्यूमन वार्मथ। दोनों नूडल शॉप के अंदर चले गए। जू मोयू ने एकदम एक्सपर्ट की तरह ऑर्डर दिया, एक बाउल बीफ नूडल्स, एक्स्ट्रा मीट डालना। फिर उसने कैजुअली शंदाई की तरफ देखा और पूछा, और तुम क्या लोगे? शंदाई ने सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहा, वही जो तुम ले रहे हो। जू मोयू थोड़ा अम्यूज्ड हुआ और बोला, मैं तो सिर्फ एक बाउल नहीं लूँगा, तुम दूसरा फ्लेवर ट्राई करना, बीफ और पिकल वेजिटेबल्स वाला काफ़ी अच्छा होता है। शंदाई ने भी एग्री कर लिया, बोला, ओके देन। दोनों कॉर्नर में बैठ गए। जू मोयू ने आसपास देखा और सॉफ्टली रिमार्क करते हुए कहा, ये प्लेस पहले भी रिनोवेट हो चुका है, अब तो काफ़ी क्लीन लग रहा है। शंदाई ने क्यूरियस होकर पूछा, तुम स्कूल के टाइम यहाँ अक्सर आते थे क्या? जू मोयू की नज़र थोड़ी क्लाउडी हो गई, जिसे कोई मेमोरी अनफोल्ड हो रही हो। बोला, कभी कभी। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे बाहर खाने को लेकर, तो नेचुरली जितना वो मना करते थे उतना ही मुझे खाने का मन करता था। और सच कहूँ तो ये नूडल्स वैसे भी बहुत डिलीशियस थे। दोनों के नूडल्स आ गए। शंदाई ने एकदम ईगर होकर टेस्ट किया। बोला, वाओ, ये तो सच में अमेजिंग है। ब्रॉथ रिच और फ्रैग्नेंट था, थोड़ा स्पाइसी किक भी थी, और नूडल्स परफेक्टली चूई, स्प्रिंगी। उसने एकदम ऑनेस्टली एडमायर किया। ये बाउल ऑफ नूडल्स सच में कमाल के हैं। जू मोयू ने भी एक माउथफुल लिया। उसके लिप्स पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बस स्कूल के दिनों में एक बाउल 5 युआन का मिलता था। शंदाई ने थोड़ा और इंटरेस्टेड होकर पूछा, तुम यहाँ अपने क्लासमेट्स के साथ आते थे क्या? उसका मन था कि जू मोयू और शेयर करे अपना पास्ट। जब लोग अपने फेमिलियर जगह पे होते हैं तो मेमोरीज नेचुरली बाहर निकलती हैं। शंदाई सोच रहा था कि काश आज की पूरी शाम यहीं गुजरे, सिर्फ उसके पास की स्टोरी सुनते हुए। जू मोयू ने पॉज करके सॉफ्टली रिप्लाई किया, हाँ, कभी क्लासमेट्स के साथ और कभी मेरी मदर के साथ। शंदाई लिटरली स्टन हो गया। उसने थोड़ा डिसबिलीव के साथ कहा, मिसेस जू, वो भी यहाँ आती थी? और उसके दिल में एक और शौक, ये सोचकर कि मदर और सन, जो अब बस स्ट्रेंजर्स की तरह डिस्टेंट है, कभी एक सिंपल रोड साइड शॉप पे साथ बैठकर नूडल शेयर करते थे। जू मोयू ने कैजुअली एक मेमोरी शेयर करते हुए कहा, तब मैं काफ़ी छोटा था, कभी कभी मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने आती थी। फिर उसने शंदाई की तरफ सीधा देखा और डायरेक्टली पूछा, तुम्हें लगता है हमारा रिश्ता नॉर्मल मदर सन जैसा है? शंदाई थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। वो नहीं चाहता था कि जू मोयू सोचे कि वो अननेसेसरी उसके सीक्रेट्स में घुसा जा रहा है, लेकिन हाँ, उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। जू मोयू ने बिल्कुल प्लेन टोन में बोला, जैसे कोई वेदर रिपोर्ट दे रहा हो। वो मुझसे नफरत करती है, बस जब मैं छोटा था तो ड्यूटी के हिसाब से वो केयर करती थी। शंदाई एकदम ब्लैंक हो गया। काफ़ी देर तक सिर्फ उसे घूरता रहा और फिर उसने धीरे से पूछा, पर क्यों? अपने खुद के टॉप अल्फा चाइल्ड से कोई माँ कैसे नफरत कर सकती है? जू मोयू के फेस पर थोड़ा कंटेम्प्ट फ्लैश हुआ। फिर वो बोला, मेरी माँ पहले एक बीटा लड़की से प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरे फादर्स ने फोर्स करके अबॉर्शन करवा दिया। तब मेरे बड़े अंकल के पास एक ए क्लास अल्फ़ा डॉटर थी। मेरे फादर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि उनका पहला बच्चा
एक यूजलेस बीटा हो। शेंदाई चुप हो गया। उसने फाइनली समझ लिया कि मिसेस कू की रिसेंटमेंट की जड़ कहाँ थी। और उधर जू मोयू ने फिर अपना यूजुअल कोल्ड एक्सप्रेशन वापस ले आया, जैसे उसने अभी कोई हैवी बात की ही नहीं। फिर उसने कैजुअली बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे ये नूडल्स खाने का बड़ा मन हो रहा था। रुत के पहले मेरा एपेटाइट बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, बहुत इरिटेटिंग होता है। शेंदाई ने अपना चॉपस्टिक टाइट पकड़ लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट बार बार फ्लैश हो रहा था। लिटिल जू मोयू, जो कभी इनोसेंट और हेल्पलेस था, क्या उसके लिए ये सिंपल बाउल बीफ नूडल्स अपनी माँ के साथ खाना ही सबसे बड़ी खुशी होती थी? जू मोयू ने एक दो नहीं, पूरे 6 बाउल नूडल्स खत्म कर दिए एक ही सेटिंग में। शेंदाई लिटरली डर गया था। उसे पता तो था कि अल्फा रुत के टाइम एपेटाइट बढ़ जाती है, लेकिन उसने कभी इतना क्लोजली एक्सपीरियंस नहीं किया था। खैर, मील के बाद दोनों हाथ पकड़ के स्कूल के आसपास वॉक करने लगे। हर एक इंटरसेक्शन पे जू मोयू रुकता, रोड्स और नेबरहुड्स पॉइंट आउट करता और उनसे जुड़ी अपनी मेमोरी शेयर करता। शेंदाई बड़े ध्यान से सुनता रहा। कभी कभी उसने अपने क्वेश्चंस भी पूछे और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक वेग सी तस्वीर बनने लगी यंग जू मोयू की, और उसे लगा जैसे दोनों के दिल फिर से और करीब आ रहे हों। इसी मूड में शेंदाई ने सॉफ्टली एडवाइस किया, मोयू, इनहेबिटर्स मत लेना। अपने रुत को फोर्सफुली शॉर्टन करना बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। जू मोयू ने सीरियस टोन में जवाब दिया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइंड अप हैं, एक बिजनेस ट्रिप भी है, बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं इनहेबिटर्स भी अवॉइड करना चाहता हूँ। देखना होगा स्केड्यूल के हिसाब से। शेंदाई ने सॉफ्टली पूछा, क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि रुत कब स्टार्ट होगी और इस टाइम के लिए अपना कैलेंडर क्लियर कर सकते हो? जू मोयू ने कामली बताया, अप्रॉक्सीमेटली कर सकता हूँ। मार्जिन ऑफ एरर 3-4 दिन का होता है, मतलब अगले हफ्ते तक आ सकती है, लेकिन एग्जैक्ट डेट के बिना स्केड्यूल प्लान करना मुश्किल है। शेंदाई सिर्फ चुप रहा। उसने उसका हाथ और टाइट पकड़ लिया और अंदर ही अंदर सोचा, इतनी बिजी पीरियड के बावजूद मोयू मेरे साथ नूडल्स खाने आया, वॉक करने का टाइम निकाला। शायद स्ट्रेस के बीच उसे बस एक छोटा सा रिस्पाइट चाहिए था। वो चाहता था कि जू मोयू की वो मदद करे जैसे उसने उसकी की थी। वो चाहता था कि अपने अल्फा के लिए कुछ करे, लेकिन अभी सिर्फ एक पावरलेस लाइन ही बोल पाया, सब ठीक हो जाएगा। जू मोयू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और जब ये सब मैटर सेटल हो जाएंगे ना, तो मैं एक प्रॉपर हॉलीडे लूँगा। बताओ, तुम्हें अभी भी साउथ अफ्रीका जाना है? अभी नहीं, प्रोफेसर तो वापस आ रहे हैं। शेंदाई हंसते हुए बोला, वो रुक ही नहीं पा रहे, कहते हैं वहाँ का खाना बहुत बेकार है। ठीक है, प्रोफेसर लियू आते ही मैं उन्हें खाने पे ले जाऊँगा। अपनी खुशी छुपाए बिना शेंदाई ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। प्रोफेसर उसके लिए सिर्फ टीचर नहीं, ऑलमोस्ट फादर जैसे थे। जू मोयू अगर उन्हें खाने पे बुलाना चाहता था तो वो वैसे ही था जैसे पेरेंट्स से मिलवाना। शेंदाई के दिल में खुशी का एक बल्ब सा जल उठा। आखिर कैसे वो खुश ना होता। जू मोयू ने घड़ी देखी, फिर स्कूल के फेंस के पार खाली प्लेग्राउंड की तरफ नजर डाली। 2 पल रुककर बोला, चलो वापस चलते हैं, शाम को एक ऑनलाइन मीटिंग है। अगले 2 दिनों तक काम तो चलता रहा, पर शेंदाई का दिल वहाँ नहीं था। अनईजी सी फीलिंग चिपकी हुई थी मन में, ज़्यादातर जू मोयू की चिंता। लोग इसे प्रीमोनिशन कहते हैं। खुद को अथेस्टिक फिजियोलॉजिकल मटेरियल समझाने वाला शेंदाई भी इस लम्हे कोई बेटर लफ्ज़ नहीं ढूंढ पाया। दोपहर को अचानक शेनकिन का फ़ोन आया। दादी को चक्कर और उल्टी जैसा लग रहा है। उसकी घबराहट भरी आवाज़ सुनते ही शेंदाई का सब्र टूट गया। उसने तुरंत अपना काम साइड पे रखा और टैक्सी बुलाई। घर पहुंचते ही दादी थोड़ी हैरान, अरे तुम वापस कैसे आ गए? आज काम नहीं था क्या? आपकी तबीयत खराब थी ना? शेंदाई सीधा पास आया, हाथ से उनका फोरहेड टच किया और पूछा, क्या हुआ? ठंड लग गई क्या आपको? आयो कुछ नहीं, बस हल्का सा सर दुख रहा था, टीवी ज़्यादा देख लिया होगा। उनकी बातों में फिर भी मुस्कुराहट छुपी न रह सकी। बेवजह काम के बीच में आ गए, कहीं तुम्हारी सैलरी कट ना जाए। शेंदाई ने रिलीफ की सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, प्रोफेसर नहीं है अभी,
तो लैब की जिम्मेदारी फिलहाल मेरे ऊपर है, कोई सैलरी काटने वाला ही नहीं है। मेरा बच्चा कितना आउटस्टैंडिंग है। दादी ने उसका हाथ थाम लिया। बोली, जब आ ही गए हो तो आज खाना यहीं खाकर जाना। आजकल इतने बिजी रहते हो कि मुश्किल से ही आते हो। शंदाई को हल्का सा गिल्ट महसूस हुआ। दादी सही कह रही थी, वो वाकई कम आने लगा था। पहली वजह जू मोयू और दूसरी शेनकिन। और अब जब दादी की तबीयत स्टेबल थी तो वीकेंड्स पर भी वो अक्सर यहाँ रात को रुकता भी नहीं था। हाँ दादी, रीसेंट डेज बहुत बिजी थे, उसने प्यार से समझाया, पर आज मैं आपके साथ हूँ। तभी शेनकिन बैकपैक लेकर निकला। बोला, आप दोनों बात करो, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। दोनों बैठकर हल्की फुल्की बात करते रहे। शाम को क्या बनाना है, कैसे टाइम स्पेंड करना है, ये सब डिस्कस होता रहा। कुछ देर बाद आदत से मजबूर शंदाई का हाथ मोबाइल की तरफ गया। वर्क ग्रुप में अक्सर इम्पोर्टेंट मैसेजेस आते रहते हैं। वो बीच बीच में चेक करता रहता था, पर काफ़ी ढूंढने के बाद भी फ़ोन मिला ही नहीं। दादी ने पूछा, क्या हुआ? मेरा फ़ोन दादी, आपने देखा? शंदाई सोचने लगा, क्या मैं अंदर आते टाइम शू कैबिनेट पर रखा आया था या फिर कॉफ़ी टेबल पर? बस तुम्हारी ही आदत है, हमेशा चीज़ें इधर उधर छोड़ देना। दादी ने हल्का सा ताना मारा। जाके मेरा फ़ोन ले आओ, मेरे रूम में है, उसी से अपने नंबर पे कॉल कर लो। शंदाई ने उनका फ़ोन उठाया और अपना नंबर डायल किया। फ़ोन को कान से लगाकर वो पूरे घर में रिंगिंग की आवाज़ ढूंढने लगा। छोटी सी अपार्टमेंट के हर कोने में चेक किया, पर फ़ोन कहीं मिला ही नहीं। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। कहीं टैक्सी में तो नहीं रह गया? लेकिन उसे क्लियरली याद था कि वो अपने साथ ही फ़ोन लेकर आया था। फिर से डायल किया। दूसरी ट्राई पे भी कोई पिक नहीं हुआ। तीसरी ट्राई पे लाइन कनेक्ट हो गई। शंदाई ने तुरंत कहा, हेलो, हे मैं। दूसरी तरफ से शेनकिन की आवाज़ आई, अदाई, अरे तुम्हारा फ़ोन मेरे पास कैसे आ गया? उसकी टोन में थोड़ा सरप्राइज और थोड़ा ऑकवर्डनेस था। बोला, शायद गलती से मैंने ले लिया होगा। दोनों के फ़ोन सेम ब्रांड्स के थे, सिर्फ मॉडल डिफरेंट थे। ऊपर ऊपर से काफ़ी सिमिलर लगते थे। शंदाई ने गहरी सांस ली। बोला, चलो ठीक है, बस खोया नहीं वही बहुत है। शेनकिन ने समझाया, मैं ग्रॉसरी लेने गया था इसलिए सुन नहीं पाया। रुको, बस अभी लेके आता हूँ। कुछ देर बाद जब फ़ोन हाथ में लौट आया तो शंदाई को फिर भी एक अजीब सी अनईजी फीलिंग चिपकी रही। फ़ोन ऑन करके चेक भी किया, सब नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने खुद को समझाया, बस प्राइवेसी इन्वेड होने का एक डर था और कुछ नहीं। वैसे भी शेनकिन उसका फ़ोन अनलॉक कर ही नहीं सकता था और ना ही उसमें पैसे या कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी। डिनर के बाद शंदाई फिर से जू रेसिडेंस लौट आया। जू मोयू अभी वापस नहीं आया था। तब तक आंटी लैन और अंकल हैंग सामान पैक कर रहे थे। सामान कहना भी थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि वो एक छोटी रीलोकेशन जैसा था। 4 बड़े सूटकेसेस नीटली पैक होके बिल्कुल रेडी थे, जू मोयू के रथ के दिनों के लिए सेफ हाउस में। रोजमर्रा की छोटी से छोटी नेसेसिटी तक रेडी की गई थी। देखकर शंदाई पूछ बैठा, ये सब थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया क्या? आंटी लैन ने कामली जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, हमको डर है कि यंग मास्टर को उस वक्त जो चाहिए वो ना मिले। उन दिनों वो किसी से मिल भी नहीं पाएंगे ना। दोनों चेकलिस्ट पकड़कर बड़े ध्यान से हर आइटम को क्रॉस चेक कर रहे थे। शंदाई ने फिर भी सॉफ्टली पूछा, तो कोई हेल्प चाहिए क्या? कोई ज़रूरत नहीं, सब ऑलमोस्ट हो ही गया है, आंटी लैन ने कहा। फिर जैसे कुछ याद आया हो बोली, यंग मास्टर घर आए तो तुम उनसे पूछ लेना, शायद उन्हें तुम्हारी कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो। नज़र के पास के लोगों के फेरामॉन्स उन्हें थोड़ा कंफर्ट देंगे, लेकिन पहले उनसे कंफर्म कर लेना। उनकी आंखों में वो मेमोरी चमक गई जब उन्होंने अपनी तरफ से शंदाई को जू मोयू के लिए लंच बनवाने को बोला था और बाद में उसके लिए डांट भी खाई थी। शंदाई ने भी वो याद किया और हल्के से स्माइल करते हुए बोला, ठीक है आंटी लैन। पहले होता तो वो कभी हिम्मत नहीं करता ऐसी बात पूछने की, लेकिन अब इन दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। उसके अंदर अब थोड़ी सी कॉन्फिडेंस जाग चुकी थी। उसने वॉशअप करके फिर भी थोड़ा हेल्प कर दिया पैकिंग में। आंटी लैन और अंकल हैंग लगातार अंदर बाहर करते रहे। एक चीज़ ढूंढना, दूसरी रखना। इस कांस्टेंट हल्ला गुल्ला में ना तो वो अपनी किताब पढ़ पाया, नहीं ना ही सही से सो पाया।
तभी जू मोयू घर लौट आया। उसने कुछ और चीज़ें भी आंटी लैन को दी देखभाल के लिए। क्लियरली रुथ के अप्रोच होने की वजह से जू मोयू का मूड थोड़ा टेंस लग रहा था और उसी वक्त सब थोड़ा सा रुक गए। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार रिंग हुआ तो और किसी ने उठाया नहीं तो शेंदाई को रियलाइज हुआ कि ये तो उसका फ़ोन है। उसने उठाया। कॉलर आईडी पे एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि रिंग टोन जिसका डिफ़ॉल्ट सिस्टम टोन कभी चेंज ही नहीं हुआ था, तो ये अनफैमिलियर टोन कहाँ से आई? जू मोयू ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक स्टर्न लुक था, आंखों में कंफ्यूजन। शेंदाई ने कॉल रिसीव किया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक टोटल साइलेंस रही और फिर कॉल कट हो गया। उसके अंदर सस्पिशन भर गया। फ़ोन रखते ही वो दोबारा रिंग हुआ। वही नंबर, वही अनफैमिलियर रिंग टोन। फिर उठाया, फिर से दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, सिर्फ कट। इस बार उसका पेशेंस टूट गया। उसने नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी। फिर से फ़ोन रिंग हुआ, अब भी वही अननोन नंबर से। शेंदाई का चेहरा टाइट हो गया। अब उस इरिटेशन के साथ एक और डीपर सी अनीस चिपक गई थी। अचानक ही जू मोयू के गले से एक दबी हुई करहा निकल गई और वो 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। अंकल हैंग ने तुरंत महसूस किया कि कुछ तो गलत है। बोले, यंग मास्टर, क्या हुआ आपको? फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, न हैंगअप से रुक रहा था, न ब्लैकलिस्ट करने से। यह अजीब सी डिस्टरबेंस अब शेंदाई को इरिटेट कर रही थी। रिंग की आवाज़ के बीच उसने जू मोयू की तरफ देखा। जू मोयू का सर झुका हुआ था, रंग सफ़ेद पड़ गया था, माथे पर ब्लू वेन्स उभर आई थीं। चेहरे के मसल्स अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल कर रहे थे, जैसे वो अंदर से कुछ दबाने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अगले ही पल काले लकड़ी जैसे गहरे बॉलीवुड फेरामॉन्स बह के बाहर फैल गए। शेंदाई को समझने का चांस ही नहीं मिला। उसका अपना सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स इंस्टेंट रिएक्ट कर गए। उसकी टांगें कमज़ोर हो गईं और वो सीधा धाड़ से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त कमरे में जितने भी ग्लास और पोर्सिलीन थे, सब एक साथ चटक गए, जैसे कोई बॉम्ब फटा हो। वो ओवर पावरिंग फेरामॉन्स जो शेंदाई ने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किए थे, हवा में तीर की तरह फैल गए, जैसे किसी ने उसका गला पकड़कर सीधा गहरे नरक में फेंक दिया हो। उसकी 1 इंच भी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी, सांस लेना मुश्किल। उसने जू मोयू की तरफ आंखें फाड़ कर देखा और दिल में खौफ का जहर जड़ की तरह फैल गया। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी ऐसा फेरोमोन सप्रेशन फील नहीं किया था। कैसे बयां करे वो आइसी कोल्डनेस, वो दर्द, वो घबराहट और वो डेस्पेयर। उस मोमेंट पे तो उसने सोचा कि काश मैं मर जाऊं। अंकल हैंग के मुंह से निकला, ओ नो, अब तो गए काम से, ये क्या हो रहा है? उनकी आंखों में पैनिक क्लियर था। बीटास पर अल्फा फेरामोन का असर कम होता था ओमेगास की कंपैरिजन में, पर इम्यून तो वो भी नहीं थे। आंटी लैन और अंकल हैंग दोनों को उल्टी जैसी फीलिंग आ रही थी, पर वो पूरी तरह से इमोबिलाइज नहीं हुए थे। फिर भी ये ऐसी क्राइसिस थी जैसी उन्होंने कभी फेस नहीं की थी। जू मोयू अचानक में रुट में चला गया था। जू मोयू भी धाड़ से घुटनों पर गिर गया, हाथ जमीन पर दबाकर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए। विल पावर और बॉडी के बीच खुली जंग चल रही थी। उसने 2 कदम आगे क्रॉल किए और शेंदाई का फ़ोन पकड़ के तुरंत उसे चूर चूर कर दिया, और तुरंत ही वो इरिटेटिंग और चुभने वाली फ़ोन की रिंगिंग रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सर उठाया और शेंदाई को सीधा घूरा। उसकी आंखें लाल, ब्लड शॉट, और उस गेज में बस एक ही इमोशन था, हंग्री, विशियस, कोल्ड, ब्लड थर्स्टी, जैसे एक भेड़िया अपने शिकार को तक रहा हो। निकल जाओ! जू मोयू के गले से एक रॉर निकला। अंकल हैंग और आंटी लैन दोनों डर के मारे कांप रहे थे। एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत शेंदाई के बाजू को पकड़कर खींचने लगे। चलो चलो यहाँ से! पर फ्लोर पर हर जगह शार्प ग्लास स्प्लिंटर्स बिखरे हुए थे और शेंदाई तो ऑलरेडी पूरा लिम्प था, बिल्कुल ड्रेन्ड, जैसे उसके पास अपनी ही बॉडी का कंट्रोल ना हो। जू मोयू एक बीस्ट की तरह क्रॉल कर रहा था, बैक झुकी हुई, मसल्स टाइट जैसे स्प्रिंग हो, और वो अनकंट्रोलेबली हॉर्स सॉब्स निकाल रहा था। जब तक अंकल हैंग और आंटी लैन शेंदाई को डोरवे तक खींच कर ले गए,
तब तक एक हाथ से उसने शेंदाई को दोबारा अंदर खींच लिया और सीधा जमीन पर फेंक दिया। शैटर ग्लास के स्टार्स से उसकी टांग कट गई थी, खून टपक रहा था, लेकिन वो पेन उस मोमेंट पे इनसिग्निफिकेंट था। शेंदाई तो वैसे भी पूरे खौफ से कोलैप्स होने की कंडीशन में था। आंटी लैन और अंकल हैन की सरप्राइज भरी चीखों के बीच जू मोयू उस पर पाउंस कर गया और उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेंदाई इतना डरा हुआ था कि उसका पूरा बदन कांप रहा था। जैसे ही ये अनकंट्रोलेबल ट्रेम्बलिंग उस पर हावी हुई, उसके सारे रिफ्लेक्स जैसे रुक गए थे। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा एनकाउंटर एक अल्फा के साथ तब हुआ था जब वो सिर्फ 10 साल का था। एक लड़का उसे गली के कोने में दबाकर पैसे मांग रहा था। तब फेरामोन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं थी, फिर भी शेंदाई ने शांति से अपने पैसे उसे दे दिए थे, सिर्फ इसलिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तब से उसे लगा था कि फेरामोन सेपरेशन बस एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब जू चेंगचेंग की पैरालिसिस टेक्निक उसने महसूस की, तब समझा कि उस प्रेशर का असली मतलब क्या है। लेकिन आज जो उस पर गिर रहा था वो उससे भी 1000 गुना ज़्यादा था। वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अपना सबमिशन दिखाना। उसके अंदर का हर हिस्सा चीख चीख कर कह रहा था कि उस टॉप अल्फा के सामने वो कुछ भी करने को रेडी है। उसके दिमाग में ये सोचने की भी फुर्सत नहीं थी कि जू मोयू अचानक ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। एक ही चीज़ थी, एक ओवरवेलमिंग फियर, जैसे मौत उसके सामने खड़ी हो। जू मोयू का पूरा कंट्रोल जैसे टूट गया था। दिन में वो जितना रिफाइंड, काम और कंपोज लगता था, अब उसका अंदाज बिल्कुल उल्टा हो चुका था। उसकी हर हरकत रफ और इंटेंस थी। उसकी ऑरा ने शेंदाई को पूरी तरह से बांध लिया था। शेंदाई ने एक दर्द भरी चीख निकाली और उसी आवाज ने जैसे उसके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जगा दिया। उसने अपने हाथों से कारपेट को जोर से पकड़ा और हर आउंस स्ट्रेंथ लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, सिर्फ एक छोटी सी एस्केप के लिए। लेकिन उसकी ये कोशिश जू मोयू को और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगी थी। उसने शेंदाई की गर्दन के पीछे पकड़कर उसे नीचे दबा दिया। जू मोयू का फेरोमोन प्रेशर इतना इंटेंस था कि शेंदाई का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी रूह तक उस ऑरा में फंस गई थी। चाहे कितनी भी रेजिस्टेंस क्यों ना करे, शेंदाई का शरीर फाइनली फेरामोन के ओवर पावरिंग इफेक्ट के सामने हार गया। उसके अंदर का ओमेगा इंस्टिंक्ट जाग उठा, एक ऐसी चीज जो कंट्रोल करना इम्पॉसिबल थी। जब इंटेंस फेरामोन क्लैश हुए, शेंदाई के लिए सब कुछ अनबीरेबल बन गया। दर्द और प्रेशर का मिक्स उसके शरीर को स्प्लाम्स में ले गया। उसकी कमर बो की तरह आर्च हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसके चेहरे पर एक सफेदी छा गई, जैसे वो पूरा अपनी लिमिट तक पुश हो रहा हो। जू मोयू का जुनून और भी इंटेंस हो रहा था। उसके हर एक मूव में एक बीस्टी पावर थी। उसका कंट्रोल खत्म हो रहा था और सिर्फ एक ही चीज बची थी, पजेस करना। शेंदाई के आंसू, उसके ट्रेम्बलिंग हैंड्स और उसकी हेल्पलेस वॉइस उस मोमेंट को और भी ज्यादा हैवी बना रही थी। और फिर उसके दिमाग में सिर्फ एक इंस्टेंट क्राई निकली, मोयू मार्क मी प्लीज। जू मोयू क्लियरली सुन रहा था अपने ओमेगा की प्लीडिंग। उसने दांत तक कस के भींचे हुए थे, जैसे कंट्रोल तोड़ना चाहता हो, पर फिर भी उसके अंदर बची हुई थोड़ी सी रीजन ने उसे एक स्टेप पीछे रोक लिया, उस जुनून को पूरा खत्म करने से। एक ओमेगा इन हीट वैसे ही वीक होता है और एक डोमिनेंट अल्फा के सामने रजिस्ट करना और भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी उसकी आंखें अचानक ही फट पड़ी। उसने नोटिस किया कि बेडरूम का दरवाज़ा तो खुला था। उसके दिल में शर्म का एक तिर चुभा। बोला, दरवाज़ा बंद नहीं है। नो मोयू, नो। लेकिन जू मोयू के लिए ये सब और ज़्यादा प्रोवोक करने जैसा था। उसने शेंदाई को और टाइटली प्रेस करके उसे कंप्लीटली अपने कंट्रोल में कर लिया। तुम्हें मना करने की परमिशन नहीं है। जू मोयू की ये पहली लाइन थी जो उसने इस रैम्पेज के शुरू होने के बाद कही थी। शेंदाई का दिल और दिमाग दोनों ही चाहूस में थे। कभी वो मार्क के लिए प्लीड करता, कभी डोर बंद करने के लिए। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। लंबे समय तक चली स्ट्रगल के बाद फाइनली जू मोयू ने भी अपना जुनून रिलीज किया। शेंदाई अब बिल्कुल थक चुका था। उसके हाथ पैर बेजान हो गए थे। जू मोयू थक कर शेंदाई के पास लेटे हुए जोर से सांस ले रहा था। शेंदाई इतना थक गया था कि उंगली तक हिलाने का मन नहीं था। फिर भी जू मोयू की नरमी से वो अपने आप को उसके शोल्डर के अगेंस्ट नेसल कर गया।
जू मोयू की आंखों में एक वाइल्ड हैप्पीनेस चमक उठी। उसने उसके गाल पर, गर्दन पर जेंटल किसेस दिए और पॉजिटिवली बोला, मेरे, सिर्फ मेरे, तुम मेरी वाइफ हो। उसके शब्दों में अब कोई सिविलिटी नहीं थी, ना मॉरल्स ना रीजन था, सिर्फ एक अल्फा का रॉ इंस्टिंक्ट था जो अपने ओमेगा को कंप्लीटली अपना बनाना चाहता था। और शेंदाई हीट के इन्फ्लुएंस में बस सॉफ्टली रिपीट करता रहा, हाँ हाँ। जू मोयू ने उसके हेयरलाइन के पास अपनी नोज रब की, उसके ग्लैंड के पास रुक गया। उसके दांतों में एक इच थी, जैसे वो उसे मार्क करना चाहता हो। उसका दिल बार बार चीख रहा था, माए माए माए, मुझे बस एक बाइट चाहिए, सिर्फ एक बाइट और तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे। पर फिर भी उसके अंदर कुछ था जो उसे रोक रहा था, एक रिस्ट्रेंट जो समझ के बाहर था। मैं क्यों नहीं कर पाता? क्यों बस एक बाइट नहीं ले सकता? अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और तुम्हें मुझसे छीन लेगा। उसका दिल चिल्ला रहा था। और फिर उसने अपनी आंखें बंद करके सिर्फ एक ही बात रिपीट की, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। बट वाई नॉट? वाई कांट आई? जू मोयू के अंदर उसका इंस्टिंक्ट और उसका पास्ट ट्रेनिंग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, दो अलग अलग विल्स जो उसके दिमाग को फाड़ देने वाली खींचतान कर रहे थे। शेंदाई इतना डरा हुआ था कि उसका पूरा बदन कांप रहा था। अपने सर को दोनों हाथों में पकड़ के जू मोयू कॉर्नर में बैठ गया। उसके चेहरे के मसल फिर से ट्विच हो रहे थे, आंखें पूरी लाल। और फिर एक जोर का गुस्सा। उसने अपना मुक्का हेडबोर्ड पे मारते हुए कहा, क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों? शेंदाई पीछे सरकता रहा जब तक बेड के हेड तक नहीं पहुंच गया। उसने एंग्जाइटी में इधर उधर देखा और उसकी नज़र फिर से खुले दरवाजे पर गई। एकदम से उसके दिल में अनईजीनेस भर गई। उसके दिमाग में एक ही लाइन घूम रही थी, दरवाज़ा बंद करो। सिर्फ यही एक थॉट और इसी सोच के साथ वो उठा और वो धीरे धीरे बेडरूम के डोर की तरफ चलने लगा। ये छोटी सी गेस्चर ने ही जू मोयू के वॉयलेंट मूड को तुरंत भड़का दिया। उसकी आंखें शेंदाई की चलती हुई पीठ पर चिपक गई। हर कदम जैसे उसे उससे दूर ले जा रहा था। फियर और रेज दोनों एक साथ उसके अंदर फट पड़े। मेरा ओमेगा मुझे छोड़कर जा रहा है, मुझे छोड़कर भाग रहा है। एक झटके में जू मोयू उठकर बेड से छलांग लगा गया। शेंदाई, जो डेंजर से बिल्कुल अनजान था, बस डोर तक पहुंचने ही वाला था, तभी एक जबरदस्त फोर्स उसे पीछे से टकरा गई और अगले ही सेकंड जू मोयू उस पर टूट पड़ा। जू मोयू ने उसका जॉ पकड़कर फोर्सफुली उसका चेहरा ऊपर उठाया। एक पल में उसका चेहरा बदल गया था। जिस हैंडसम फेस को लोग एडमायर करते थे, वो अब ट्विस्टेड और टेरिफाइंग लग रहा था। तुमने हिम्मत कैसे की मुझसे भागने की, मुझे धोखा देने की? तुम मेरे हो, कैसे सोचा कि तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? शेंदाई डेस्परेटली अपना सर ना में हिला रहा था, लेकिन उसकी चिन जू मोयू के आयरन ग्रिप में फंसी हुई थी। बोला, मैं कसम खाता हूँ, मैं भाग नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं। यू आर नॉट अलाउड टू लीव। तुम मेरे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। जू मोयू ने शेंदाई के स्ट्रगलिंग हैंड्स को रेलिंग पर जोर से पिन कर दिया। उसका ऑरा इतना हैवी था कि पूरे कॉरिडोर की हवा जैसे फ्रीज हो गई थी। शेंदाई से एक सरप्राइज क्राई निकली जो पूरे विला भर में गूंज उठी। वो इंस्टेंटिंगली अपना मुंह कवर करने लगा, पर उसके आंसू भी गिरते रहे। फियर, शेम और हेल्पलेसनेस के साथ नीचे से गुजरते लोगों की शैडोज उसने देखी और उसके दिल में और ज़्यादा घबराहट भर गई। जू मोयू उसके वेस्ट को टाइटली रैप करके ग्राउल कर रहा था। तुम कहाँ जा रहे थे? ये जगह मेरी है, तुम बस यहीं रुको। हाई प्लेस से नीचे देखते हुए शेंदाई को लगा जैसे वो दुनिया के सामने कंप्लीटली एक्सपोज्ड है। उसके दिल में एक ही थॉट था, ये जगह गलत है, ये मोमेंट गलत है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। रूम में एकदम से साइलेंस छा गया। अभी कुछ सेकंड्स पहले जो वॉयलेंट एनर्जी हवा में भर रही थी, वो जैसे पॉज हो गई। सिर्फ फेरामॉन्स का घनापन हवा में घूम रहा था और दोनों की सांसें उस खामोशी में और भी ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही थी। जू मोयू की टेंशन अपने पीक पर पहुंच गई थी। उसने अपने इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल पाया। शेंदाई ने स्ट्रगल की, उसकी चीख भी निकली, लेकिन उसकी फ्रजाइल रेजिस्टेंस एक पावरफुल अल्फा के सामने बेकार थी। जू मोयू ने उसके बालों को पकड़कर उसकी गर्दन को एक्सपोज किया,
उस ग्लैंड से निकलती फ्रैग्रेंस उसके लिए इंटॉक्सिकेटिंग थी। उसके दांत कस के भीजे हुए थे, जैसे वो बस एक स्टेप दूर था अपने इंस्टिंक्ट को पूरा करने से। और फिर एक झटके के साथ उसने उस ग्लैंड पर अपने दांतों का प्रेशर डाला। एक अल्फा का फेरामोन इंजेक्शन, एक क्लेम, एक मार्क। शंदाई की आंखें खुल गईं। उसके लिप्स से एक शार्प क्राई निकली और फिर सब कुछ डार्क में चला गया। शंदाई बेहोश हो गया था। जब उसने आंखें खोली तो उसे पहले अपने कानों में एक जेंटल आवाज़ सुनाई दी, डार्लिंग, वाइफी, मेरे अदाई। वो एक थिक वार्म एम्ब्रेंस में व्रैप था। उसने धीरे से आंखें खोली और उसके सामने एक पेयर ऑफ डीप स्माइलिंग आइज थी, इनफाइनाइट टेंडरनेस के साथ उस पर नज़र टिकाए हुए। अदाई, तुम फाइनली उठ गए। तुम कितने घंटे सोए थे? मैं तो बोर ही हो गया था। जू मोयो ने उसके चेहरे पर जेंटल किसेस बरसाते हुए कहा। शंदाई ने अपने हाथ पीछे की तरफ ले जाकर अपनी गर्दन टच की और वहाँ एक प्लास्टर था। रूम अब स्पॉटलेस था। डिशेस टेबल पर लगी हुई थी और उसके वाउंड्स बैंडेज थे। सब क्लीन, सब टाइडी, जैसे एक स्टॉर्म के बाद एक काम। और उस काम का सिर्फ एक ही रीज़न था कि जू मोयो के पास अब उसका ओमेगा था और उसके लिए वही सबसे बड़ा सुकून था। सोच कर ही शंदाई का दिल तेज धड़कने लगा। अब उसे सच में जू मोयो ने मार्क कर लिया था। उसने अपने शरीर में वो सटल चेंजेस महसूस किए। अब उसके फेरामोन्स अलग नहीं थे, बल्कि दोनों का एसेंस एक होकर एक नई खुशबू बना रहा था। इस दिन से जहाँ भी वो जाएगा अपने साथ जू मोयो का एक इम्प्रिंट लेकर चलेगा। अब वो जू मोयो का ओमेगा था। हाँ, कहीं ना कहीं अनईजीनेस थी, लेकिन जिस इंसान से वो इतना प्यार करता था उसके साथ कंप्लीट होने की खुशी ने सब डाउट्स को धो डाला। जू मोयो ने उसके फोरहेड पर एक जेंटल किस दिया, फिर शंदाई के फ्लैट स्टमक पर अपना हाथ रखते हुए एक्साइटेडली बोला, यहाँ एक दिन बेबी होगा ना? शायद अल्फा, शायद एक एस क्लास। शंदाई का चेहरा थोड़ा स्टिफ हो गया। एक पल के लिए वो अनश्योर हो गया, क्या सच में वो दोनों एक चाइल्ड रेस करेंगे? लेकिन जू मोयो के एंथुजियाज्म ने उसके डाउट्स को ख़त्म कर दिया। जू मोयो के हर टच, हर नज़र, हर किस ने उसके दिल को फिर से पिघला दिया। फिर उसने प्यार भरी टोन में कहा, डार्लिंग, तुम भूखे तो नहीं? चलो कुछ खा लेते हैं। फॉर अल्फाज एंड ओमेगाज मार्क सिर्फ एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है जो उनके इमोशंस को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, फेरामोन्स को सिंक्रोनाइज कर देता है और एक लॉयल्टी क्रिएट करता है जो तोड़ना मुश्किल होता है। और जब रुत और हिट के टाइम पर ये बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है, तब तो ब्लिस और कंटेंटमेंट बन जाता है जिसका सपना हर कोई देखता है।